नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर मंगलौर से, जहां पर मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के नारसन में एक बारातियों से भरी स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 2 की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों के उपचार के दौरान मौत हो गई है। कुल मृतकों की संख्या 4 हो गई है। वहीं 5 घायलों को आनंद फानंद में अस्पताल में एडमिट करा दिया गया, जिनका इस वक्त उपचार चल रहा है। सिविल अस्पताल और एक निजी अस्पताल में इन सभी को भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक कार सवार लोग मेरठ से रुड़की बारात में शामिल होने के लिए आ रहे थे। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जिसको पुलिस टीम के द्वारा अपने सरकारी थाना मोबाइल, पीसी और 108 की सहायता से तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचवाया गया, जहां दौरान उपचार एक अन्य घायल की भी मृत्यु होने की खबर आई है। अभी एक अन्य घायल के भी मृत्यु होने की जानकारी मिली है, लेकिन उसकी पुष्टि कराई जा रही है। अन्य घायल 2 अस्पतालों में, सक्षम हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल रुड़की में उपचाराधीन है, और जो लोग भी गंभीर हैं उन्हें हायर सेंटर रेफर किए जाने की कार्रवाई की। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नेहरू कॉलोनी इलाके के रिस्पना पुल पर देर रात ट्रक और ऑटो के बीच भिड़ंत हो गई और हादसे में ऑटो ड्राइवर को गंभीर चोट आई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल ऑटो ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया है। केदारनाथ उपचुनाव में गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और जनता से बीजेपी उम्मीदवार आशा नौटियाल के लिए वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं। सांसद अनिल बलूनी ने गुरुवार को ऊखीमठ मंडल के परकंडी शक्ति केंद्र के परकंडी बूथ पर बीजेपी के लिए प्रचार किया। इसके साथ ही बलूनी ने ऊखीमठ की ग्राम सभा पाप में जनता से वोट की अपील की। वहीं उपचुनाव का प्रचार कर रहे अनिल बलूनी ने बड़ी जीत का दावा किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौड़ में नहीं है और केदारनाथ में हुए कामों का सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा और जनता ने बीजेपी को जिताने का मन बना लिया है। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गुरुवार को अलग अलग जगहों पर प्रचार किया। महेंद्र भट्ट ने सतेराखाल, दुर्गाधार, चोपता में लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी इस चुनाव में बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी। केदारनाथ उपचुनाव के लिए अब महज 4 दिन का प्रचार ही बाकी रह गया है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर केदारनाथ उपचुनाव के लिए जुबानी हमले भी तेज हो गए हैं। कांग्रेस नेता गणेश कोतियाल पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का बयान सामने आ गया है। अजेंद्र अजय ने कहा कि गणेश कोतियाल का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, जिसकी वजह से गणेश कोतियाल झूठ के साथ दुष्प्रचार कर रहे हैं। वो लगातार विधानसभा के चुनाव हारते रहे, लोकसभा के चुनाव भी वो हारे हैं। कांग्रेस ने उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी पदच्युत किया। तो मुझे लगता है कि वो इन सब कारणों से कुछ मानसिक रूप से परेशान है और वो झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा करके, दुष्प्रचार अभियान चला करके जो कांग्रेस नेतृत्व है उसके सामने अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस प्रकार के घटनाक्रम भी। केदारनाथ उपचुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अगले बुधवार को पोलिंग होनी है और प्रचार के आखिरी राउंड में भी वोटर मुट्ठी नहीं खोल रहे हैं। देखिए केदारनाथ से ग्राउंड रिपोर्ट। केदारनाथ धाम हिंदू आस्था का प्रतीक है। हर साल दर्शन के लिए यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और इन्हीं श्रद्धालुओं पर केदारवासियों की अर्थव्यवस्था निर्भर है। बेसिक सुविधा के मुद्दों के अलावा यहाँ यात्रा भी मुद्दा है। इस सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी की आशा नौटियाल, कांग्रेस के मनोज रावत, यूकेडी के आशुतोष भंडारी और पत्रकार से नेता बने त्रिभुवन चौहान मैदान में है। लेकिन मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिमटी है। केदारनाथ उपचुनाव में सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच पे है। यहाँ पर वोटर खुल के कुछ नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी को भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रांड इमेज और जो
बीजेपी ने, सरकार ने, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने खासकर केदारनाथ वैली में जो रिकंस्ट्रक्शन के काम किए हैं उसको फायदा मिलेगा। बद्रीनाथ चुनाव हारने के बाद यहां पर बीजेपी बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है, वहीं कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। यहां पर दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता फिलहाल आमने सामने हैं और लगातार प्रचार कर रहे हैं। 2013 में आई हिमालयन सुनामी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ घाटी में पुनर्निर्माण के कामों को आगे बढ़ाया। पीएम खुद कई बार केदारपुरी आए। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी विधायक शैला रानी जीती। उनके निधन के बाद हो रहे उपचुनाव में बीजेपी के लिए केदारनाथ जीतना प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। वहीं कुछ समय पहले बद्रीनाथ उपचुनाव जीतने वाली कांग्रेस भी उम्मीद लगाए बैठी है। पार्टी यहाँ संगठित है, सब कार्यकर्ता हमारे बैठे हुए हैं और निश्चित रूप में लोग सब जानते हैं, क्योंकि जो विरोधी थे वो तो कहते रहे भाई मेरी सरकार नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो सरकार उनकी अब भी नहीं है, कुछ वो अब कर नहीं पाएंगे। तो लोगों की समझ में आ गया है कि इस समय मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। मोदी जी की साधना का स्थल है, इसको यहाँ से भाजपा को विजय बना के भेजना है और यहाँ कमल खिलाना है। कांग्रेस मजबूत स्थिति में है ही, इसलिए कह रहे हैं कि मजबूत है। इसलिए मजबूत है कि केदारनाथ विधानसभा के साथ जिस प्रकार से सरकार ने भेद किया, यात्रा का मामला हो, केदारनाथ मंदिर में चढ़ाया गया सोना जिस प्रकार से पीतल हुआ हो, या केदारनाथ धाम को दिल्ली में बनाने की बात रही हो, हर मोर्चे पर ये सरकार फेल रही है। दोनों पार्टियां वोटर्स के आगे पीछे घूम रही हैं, लेकिन वोटर हैं कि उपचुनाव को लेकर एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे हैं। कांग्रेस के मनोज रावत जहां एक बार के विधायक रहे हैं, वहीं बीजेपी की आशा नौटियाल 2 बार की विधायक रही। इच्छा क्या है, बेरोजगारी बच्चा है, उसको रोजगार मिलेगा तो हमको सुविधा मिलेगा। माँ बाप को वही करना चाहिए। लिखियो पढ़ा बच्चा है, वो बेरोजगारी है। यहाँ तो केदारनाथ जी भी हैं, साल भर यात्रा चलती है। यात्रा चल के सबको नहीं है, यहाँ यात्रा तो चलती पर सबको नहीं है। कहीं बाहर का लोग का ये आती कहती जाती, वहाँ के लोग को पूछ कौन करते? घरवाले लोगों को कोई पूछ नहीं करते। वास्तव में ये तो मोदी के नाम पर जो वोट बीजेपी को पड़ी, वो मोदी के नाम पर पड़ी। अब देखो आशा नौटियाल जी 2 बार विधायक रही, यहाँ से रह चुकी हैं। मनोज रावत जी विधायक रह चुके हैं और अभी भी बोले हमें एक मौका दे, या तो हमें ये बेवकूफ बना रहे हैं। और अब मोदी के नाम पर जो वोट पड़ी, हकीकत तो ये पुराने उन्हीं के नाम पे पड़ी है। हकीकत बोले हम जी, इस समय तो जनता, अब इस समय तो कांटे की टक्कर होने वाली, निर्दलीय भी कम नहीं है इनमें। केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रचार सोमवार को खत्म हो जाएगा। बुधवार को वोटिंग के बाद अगले शनिवार रिजल्ट आएगा। अगले करीब 120 घंटों में तय हो जाएगा बाजी किसके हाथ लगेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ ऊखीमठ से अनुपम त्रिवेदी की रिपोर्ट। हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बाहरी लोगों को जमीन खरीदने के मामले में डीएम की बड़ी कार्रवाई हुई है। भू कानून का उल्लंघन करने वाले 64 बाहरी लोगों को नोटिस जारी किया गया है। इन लोगों पर जानकारी छिपाकर नियमों के विरुद्ध जमीन खरीदी गई है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों पर कृषि जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल का आरोप है, तो कुछ ने व्यावसायिक जमीन खरीदकर उस पर उद्योग नहीं लगाए हैं। नैनीताल, रामनगर, भीमताल, भवाली, रामगढ़, धानाचूली, मुक्तेश्वर जमीनों की गड़बड़ी के मामले यहां पर सामने आए हैं। गड़बड़ी करने वाले ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात के बताए जा रहे हैं। बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जमीन खरीद में गड़बड़ी मामले में एक्शन हुआ है। भू कानून को लेकर जिस तरह से सरकार सख्त है, अब वैसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ अब नोटिस डीएम ने जारी कर दिया है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको चिन्हित किया गया है और आगे अब इसमें किस तरह से कार्रवाई, खासतौर पर सख्त भू कानून को लेकर यह कहा जा सकता है एक एक स्टेप कर सरकार आगे बढ़ रही है? पिछले 1 महीने से लगातार जो है जमीनों की गड़बड़ी की जांच पूरे प्रदेश में चल रही है और इसमें जो मेजर स्टेक है वो नैनीताल जिले का है, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है और एक ऐसी भौगोलिक स्थिति में ये पूरा का पूरा जिला है जिसमें मैदान का इलाका भी शामिल है और पहाड़ का खूबसूरत इलाका जहाँ से हिमालयन हिल्स दिखते हैं और हरे भरे पहाड़, नैनीताल जैसी झीलें, खूबसूरत झीलें यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसके इर्द गिर्द बहुत सारी जमीनों की खरीद फरोख्त पिछले 25 सालों के भीतर हुई है और विशेष तौर पर साल 2007 से 2024 के बीच में जो जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है उसमें बहुत सारे नियमों और शर्तों में बदलाव हुए, लेकिन इन शर्तों के बीच में जो भू कानून लागू था उस एग्जिस्टिंग भू कानून के तहत ही इन
जमीनों की खरीद फरोख्त होनी थी। लेकिन इन जमीनों की खरीद फरोख्त जिस तरीके से की गई है वो अपने आप में बड़े गड़बड़ झाले की तरफ इशारा कर रही है। और डीएम ने सभी एसडीएम्स को अपने यहाँ जो जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है उसकी जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद शुरुआती तौर पर 23 लोगों को नोटिस सर्व किया गया था। लेकिन अब जो है 64 और लोगों को नोटिस सर्व किया गया है जिन्होंने जमीनें खरीदी। किसी ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाने के नाम पर खरीदी, यानी होटल, रिजॉर्ट्स और इसके अलावा वेलनेस सेंटर बनाने के नाम पर जमीनें खरीदी, लेकिन वहां पर कोई निर्माण कार्य अभी तक नहीं हुआ है। इसके अलावा कुछ लोगों ने एग्रीकल्चर लैंड के नाम पर जमीन खरीदी, लेकिन एग्रीकल्चर का कोई काम उसमें नहीं हो रहा है, बकायदा उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज होने लगी है। तो ऐसे में जो नॉर्म्स हैं उसके खिलाफ हुआ। उसके अलावा जो जमीन पर रखकर जमीन खरीदी गई है उत्तराखंड में, और अब इसी की जांच सरकार कर रही है। कई ऐसे जमीन है जिसे चिन्हित किया गया है और उसके खिलाफ अब नोटिस जारी कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। गैरसैंण में भू कानून पर मंथन हुआ, पर उत्तराखंड में मामला सिर्फ कड़े कानून भू कानून का नहीं है, बल्कि भू माफिया और उससे जमीन छीनने का भी है, जो पैसे के दम पर पहाड़ कब्जाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को भी टारगेट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट इस हाल के लिए पटवारी से लेकर डीएम कमिश्नर को जिम्मेदार मानते हैं, जिनसे रिपोर्ट मांगी गई है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। राज्य के अंदर जो जमीनों का दुरुपयोग हुआ है, जमीनें खरीदकर लोगों ने उसके प्रयोजन का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया है, और अनेक जगह पर जो शिकायतें आई हैं उस पर अभी कार्रवाई भी हो रही है। पूरे राज्य के अंदर हर जिले से उसकी पूरे प्रारूप मंगा लिए गए हैं, पूरे दस्तावेज आ रहे हैं और उन पर कार्रवाई स्वतः ही हो रही है। बुधवार को भू कानून की बैठक के बाद ये मैसेज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया। ये मैसेज एक्टर मनोज वाजपेयी, उत्तर प्रदेश के बाहुबली राजा भैया की पत्नी जैसे उन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने पहाड़ में जमीन ली खेती किसानी के नाम पर, लेकिन काम नहीं किया। बाहर से आकर उत्तराखंड की जमीनों को कब्जाने और बर्बाद करने का खेल जमकर हुआ है। किसान और कारोबारी बनकर रईसों ने बड़ी बड़ी जमीनों को हड़पने तक का काम किया है। अब खास तौर पर नजर पहाड़ी जिलों के डीएम पर है। उनकी रिपोर्ट से ही पता लगेगा कि किस पहाड़ी जिले में कितनी जमीन बाहरी लोगों ने ठिकाने लगाई है। राजस्व परिषद में काम कर चुके सीनियर IAS SS पांगती के मुताबिक जिलों से रिपोर्ट मांगने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जमीनों को बेचने में पटवारी गड़बड़ करते हैं, तो डीएम कमिश्नर के पास पड़ताल की फुर्सत नहीं होती। इसलिए भू कानून से ज्यादा जरूरी पटवारी सिस्टम बदलने की है। भू कानून को छोड़ो, तुम ये कहो केवल कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करो। आज क्यों नहीं हमारे अधिकारी जाके पड़ताल करते हैं? पड़ताल शब्द सुना नहीं इन्होंने, हम करते थे उस जमाने पड़ताल। गांव-गांव में जाते थे, खेत में खड़े, नियम था। सरकार हमसे जवाब मांगती थी, तुमने अपने कार्यकाल में कितने खेतों का मुआयना किया? SS पांगती के मुताबिक कृषि और राजस्व के कानून बनाने का हक राज्य को है, लेकिन हिमाचल जैसा कानून लागू होने का भी अब उत्तराखंड में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जमीन खरीदकर कई बाहरी लोग उत्तराखंड के किसान बन गए हैं, जबकि हिमाचल में वही किसान है जिसकी हिमाचल में पुश्तैनी जमीन है। परिभाषा में उन्होंने ये दिया, कृषक वही कहलाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में कृषक वही कहलाएगा जिसके नाम पर हिमाचल प्रदेश में पहले से कृषि भूमि दर्ज। तो अब कृषि भूमि का जो हिमाचल प्रदेश में जो लागू है, उसी प्रकार यहाँ लागू भी होता है, वो निरर्थक है। कि जितना नुकसान होना था हो गया। बाहर के लोग जितने आने थे आ गए। अब यहाँ पर उतनी कैपेसिटी नहीं है, अब बाहर के लोगों को भी यहाँ खपाने की कैपेसिटी नहीं रही हमारी। बाहुबली राजा भैया की पत्नी एक्टर मनोज वाजपेयी जैसे मामले में तो एक्शन हुआ, लेकिन उन पर कैसे एक्शन होगा जो पैसे पटवारी और अफसर की आड़ में बाहरी से पहाड़ी बन गए? ऐसे लोगों की पहचान के साथ उन पर कार्रवाई करना सरकार के लिए अब बड़ी चुनौती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और हम आपको सीधे लिए चलते हैं कृषि भारत महाकुंभ कार्यक्रम में, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कृषि भारत महाकुंभ 15 से 18 नवंबर तक कृषि भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री इस वक्त शिरकत कर रहे हैं। बाहर देशों से भी कई लोग यहां पर, कई कंट्रीज में भाग ले रही है और
15 तारीख से 18 तारीख का इस महाकुंभ का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री द्वारा किया गया और 15 से 18 नवंबर तक कृषि भारत कार्यक्रम चलेगा, जिसमें देश विदेश के जो कृषक हैं या इससे जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर इस वक्त आप योगी आदित्यनाथ को, जो फॉरेन डेलीगेशन है जो बाहर से आया है, उनसे बातचीत करते देख पा रहे हैं। तो कृषि भारत कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उपस्थित हैं और 15 से 18 तारीख तक ये चलेगा। उत्तर प्रदेश में उत्पादन बढ़ाने पर खास तौर पर फोकस, कई सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। जो कृषक अलग अलग फसल का उत्पादन करते हैं या कृषि से जुड़े हुए हैं वो अपने स्टॉल भी यहाँ पर लगाएंगे और कई सारे सेमिनार का आयोजन होगा, जिसमें खास तौर पर उत्तर प्रदेश में उत्पादन किस तरह से कृषि को लेकर बढ़ाया जाए, इस पर फोकस रहने वाला है। तो कृषि भारत महाकुंभ का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा हुआ है। 15 से 18 नवंबर तक कृषि भारत कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। खासतौर पर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ पर कई सारी ऐसी फसलें हैं जिसका उत्पादन होता है। ऐसे में ये जो महाकुंभ है काफ़ी कारगर किसानों के लिए भी साबित होगा। यहाँ पर अलग अलग जगहों से आए किसानों ने अपने स्टॉल लगाए हैं, अपने उत्पाद लगाए हैं। इसके अलावा बाहर से आए डेलीगेट्स भी, जो कि दूसरे देशों के हैं, वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इसी महाकुंभ की। और एक बार फिर से बात करते हैं उत्तराखंड की खबरों की। बागेश्वर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कपकोट के कुवारी गांव के पास शंभू नदी में एक बार फिर से झील बन गया है। कुवारी गांव की पहाड़ी से हो रहे लगातार भूस्खलन के कारण नदी का पानी रुकने से ये झील बन गई है, जिससे आसपास के गांव समेत चमोली के गांव को खतरा पैदा हो गया है। वहीं जिला प्रशासन ने शंभू नदी पर बनी झील को खोलने के लिए एक टीम तैयार की है। जिला प्रशासन आज एसडीएम कपकोट के साथ कई एक्सपर्ट मौके पर जाकर झील की जांच करेंगे, ताकि झील का पानी सुरक्षित तरीके से निकाला जा सके और जोखिम को कम किया जा सके। हालांकि झील के बंद पड़े मुहाने को खोलना एक बड़ी चुनौती है। आपको बता दें, इससे पहले भी इस नदी पर झील बन गई थी और आसपास के क्षेत्रों में खतरा पैदा हो गया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस बार इस झील का आकार और गहराई दोनों पहले से ज्यादा है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर में चोरों ने एक बंद घर का ताला तोड़कर नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। वहीं जानकारी के मुताबिक घर एक मीडियाकर्मी का था, वो अपने रिश्तेदार के यहां गया हुआ था। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुबह तड़के 4 बजे से ही हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु दूसरे राज्यों से गंगा स्नान के लिए आस्था की डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरा मेला क्षेत्र 9 जोन और 33 सेक्टरों में पूरे मेला क्षेत्र को बांटा गया है। वहीं ट्रैफिक भी यहां पर आज डाइवर्ट किया गया है। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं सोचता हूँ हर साल आने के लिए, मैं सोचता हूँ माता रानी गंगा मैया आशीर्वाद दे मेरे को कि मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक ना, बच्चे मेरे खुशहाल रहे, बस। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद से आ रही है। भीड़ भाड़ कैसी है? भीड़ तो होता ही है। जैसे ये कार्तिक स्नान का बहुत महत्व है। ये कार्तिक महीना भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है और इसमें सब स्नान तुलसी की पूजा करी जाती है। सुबह 4 बजे उठ के स्नान होता है, तुलसी पूजा होती है, तुलसी का सारा जो स्नान करते हैं, फिर यहाँ आके गंगा स्नान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के मौके पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस वक्त मैं हरिद्वार में हर की पैड़ी की ब्रह्मकुंड घाट पर मौजूद हूँ। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं का हर की पैड़ी पर पहुँचकर गंगा में डुबकी लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पहुँचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। दूसरे राज्यों से यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे दूसरे राज्यों से लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान का विशेष महत्व बताया गया है।
पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन और 33 सेक्टर में बांटा गया है और ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान भी लागू किया गया है ताकि यातायात पूरी तरह से सुचारू ढंग से चलता रहे। प्रशासन को उम्मीद है कि शाम तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। ऋषिकेश के गंगा तट त्रिवेणी संगम पर कार्तिक पूर्णिमा के स्नान की रौनक देखने लायक है। बड़ी तादाद में लोग दूर दूर से श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमा रहे हैं और दान पुण्य कर स्नान कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद कर रखी है। हर हर गंगे, जय मां गंगे। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और एकादशी से जो देवसैनी एकादशी होती है 4 महीने पूर्व, भगवान विष्णु इस पिछले एकादशी को, देव उठनी एकादशी को जग गए हैं, क्षीर सागर से बाहर आ गए हैं और अपना कार्यभार संभाल लिए हैं। आज से सारे मांगलिक कार्य शुभारंभ हो जाता है। तो आज गुरु पूर्णिमा थी, वो था गुरु नानक देव जी का बर्थडे, बहुत बड़ा दिन है आज। तो हम यहाँ गंगा स्नान करने आए हैं और वैसे भी कार्तिक के महीने में तो बहुत पुण्य मिलता है गंगा स्नान का। पौड़ी में श्रीनगर के कमलेश्वर महादेव मंदिर संतान सुख प्राप्ति की कामना के लिए पहुंचे देश विदेश से यहां पर करीब 170 निसंतान दंपत्ति जोड़े ने पूरी रात हाथों में दिया लेकर आज सुबह तक पूजा की है, उसमें हिस्सा लिया है। भगवान शिव से संतान सुख की कामना की है। पूजा करने वालों में पोलैंड और जर्मनी से भी दंपत्ति यहां पर पहुंचे, पूजा में हिस्सा लिया। मंदिर के महंत ने बताया कि देश विदेश तक इसकी महत्ता है इस मंदिर की और निसंतान दंपत्ति खड़े होकर दिए से पूजा करने पहुंचते हैं यहां पर और रात भर ये पूजा चलती है, जिसके बाद वो अपनी संतान प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस मंदिर के बारे में सुना था कि जिसके मतलब बच्चे नहीं होते हैं उसके लिए किसी ने बताया था कि आपको दीप ज्वलित करना पड़ेगा, तो वो करा था हम लोगों ने, तभी हम लोग आए हैं। हम लोगों के कोई संतान नहीं है, हम संतान प्राप्ति के लिए यहाँ आए हुए हैं। निसंतान दंपति आते हैं और इस वर्ष भी बहुत दूर दूर से लोग, भारत के हर कोने से आ रहे हैं लोग और जो है भगवान और वो भी लोग भी आ रहे हैं जिन्होंने पूर्व में जो है खड़ा दीपक का व्रत करा और आज उनको संतान की प्राप्ति हो गई है और वो लोग भी जो है अपने बच्चों को भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं। जंगल सफारी के लिए मशहूर राजाजी टाइगर रिजर्व आज से सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। वार्षिक बंदी के बाद राजाजी टाइगर रिजर्व की सभी रेंजों के गेट आज सुबह खोल दिए गए। पार्क प्रशासन ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर मोतीचूर और चीला रेंज के गेट खोले। आज से सैलानी जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे और जंगल में हाथी, गुलदार, चीतल, सांभर जैसे वन्यजीवों का दीदार कर सकेंगे। आपको बता दें कि मानसून सीजन के चलते 15 जून से 14 नवंबर तक राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट बंद कर दिए जाते हैं, जिसे आज खोल दिया गया है। इस बार हमने जो है पर्यटक सीजन को लेकर खास तैयारियां की हैं। हमारे सारे पर्यटक गेटों पे जो जितने भी हमारे पर्यटक मार्ग हैं उनका बढ़िया ढंग से रखरखाव किया गया है और जो भी पर्यटन संबंधी जो दिशा निर्देश हैं सभी जिप्सी चालकों को दिए गए हैं। उनकी इस बार विशेष रूप से ट्रेनिंग भी करवाई गई है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। पहले दिन इस जोन में जाने वाले सैलानियों पर बाघ का रोमांच सिर पर चढ़कर बोल रहा है। चलिए देखते हैं रिपोर्ट। कॉर्बेट नेशनल पार्क अब पूरी तरह से पर्यटकों से गुलजार हो गया है। यहाँ का ढिकाला जोन शुक्रवार से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। पहले ही दिन यहाँ पहुँचे पर्यटकों में बाघ को देखने का रोमांच भी दिखा और कुछ और दिख गया, एलिफेंट्स, डियर, बट मेनली टाइगर के लिए। हमारे साथ 5-6 बच्चे हैं, बहुत बड़ा ट्रूप है 17 लोगों का, तो सक्सेस तो तभी होगा जब टाइगर दिखेगा। बहुत बढ़िया है और काफी ब्यूटीफुल है और उत्तराखंड में सफाई बहुत अच्छी है। हम बाकी जगहों पे भी जाते रहते हैं, उनके मुकाबले में हमें यहाँ सफाई बहुत अच्छी लगी है। तो सीरियसली यहाँ के लोगों ने, गवर्नमेंट ने, अथॉरिटीज ने, सबने बहुत अच्छा काम कर रखा है। बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं कि उनको यहाँ पे शेर देखने को मिलेगा जो उन्होंने सिर्फ किताबों में पढ़ा है अभी तक।
पर्यटकों में लोकप्रिय ढिकाला जोन दिसंबर तक के लिए ऑनलाइन फुल हो चुका है, जिससे कॉर्बेट प्रशासन भी उत्साहित है। वो वन्य जीव संरक्षण का संदेश जो है वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से, जो जहाँ पर बाघों की सबसे ज्यादा संख्या है, सबसे ज्यादा घनत्व है, यहाँ से उसको पूरे देश के कोने कोने में और पूरे संसार के कोने कोने में इस संदेश को लेके जाते हैं। वनराज की दहाड़ और गजराज की चिंगाड़ के लिए मशहूर कॉर्बेट में अब पूरे सीजन बाघ को देखने का रोमांच पर्यटकों पर छाया रहेगा। उम्मीद है कि यहाँ आने वाले सैलानी वन्य जीव संरक्षण का संदेश भी अपने साथ लेकर जाएं। रामनगर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।